नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। आइए शुरुआत करते हैं इलेक्शन रश की और सबसे पहले उत्तर प्रदेश चुनाव से जुड़ी खबरें। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनावी रणनीति को लेकर बूथ सम्मेलन को संबोधित किया। जेपी नड्डा ने जिन्ना के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी को घेरते हुए कहा कि कोई जिन्ना के नाम पर जीता है तो कोई परिवारवाद के नाम पर पार्टी खड़ी करता है, लेकिन बीजेपी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास करने वाली पार्टी है। बीजेपी के बूथ सम्मेलन को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने किसानों का भी जिक्र किया। जेपी नड्डा ने कहा कि बहुत लोगों ने किसान होने और किसान नेता होने का दावा किया है, लेकिन किसानों का भला अगर किसी ने किया है तो वो मोदी सरकार ने किया है। इस दौरान नड्डा ने पिछली सरकारों पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहले यूरिया के लिए गोली चलती थी, लाठी चलती थी, लेकिन मोदी जी ने यूरिया की कालाबाजारी बंद कर दी। प्रधानमंत्री मोदी के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करने से पहले समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को लेकर बड़ा दावा किया है। अखिलेश ने कहा कि समाजवादी पार्टी सरकार के कार्यकाल के दौरान परियोजना को मंजूरी दी गई थी। साथ ही अखिलेश ने ट्वीट कर कहा कि उनकी सरकार में ही काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लिए करोड़ों रुपए का आवंटन किया गया था। इसके अलावा मंदिर कर्मियों के लिए भी मानदेय तय किया गया था। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दल अलग अलग जातियों को साधने में जुट गए हैं। इस क्रम में सभी पार्टियां खासकर ब्राह्मण जाति को अलग अलग तरीके से अपनी तरफ करने में लगी हैं। इस पर बीजेपी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर अशोक बाजपेयी ने बयान दिया है। अशोक बाजपेयी ने समाजवादी पार्टी में शामिल हुए ब्राह्मण नेताओं को लेकर कहा कि उनके जाने से भी अखिलेश की समाजवादी पार्टी में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। अशोक बाजपेयी के मुताबिक ब्राह्मण राष्ट्रवादी है जो देश का चिंतन करके निर्णय लेते हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और बहुजन समाज पार्टी को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी के विधायक दिग्विजय नारायण और बीएसपी के विधायक विनय शंकर तिवारी समेत कई वरिष्ठ नेता रविवार को समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। इसके अलावा विधान परिषद के पूर्व सभापति गणेश शंकर पांडे और पूर्व सांसद भीम शंकर तिवारी उर्फ कौशल तिवारी ने भी समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। कानपुर में एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने विरोधी दलों पर निशाना साधा। रविवार को असदुद्दीन ओवैसी ने चुन्नीगंज के जीआईसी मैदान पर आयोजित जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने प्रदेश में 100 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ने की भी घोषणा कर दी। साथ ही उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय दलों से पार्टी के गठबंधन के रास्ते खुले हुए हैं। इस दौरान ओवैसी ने केंद्र की मोदी सरकार को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि सीबीआई का इस्तेमाल केवल मुसलमानों के खिलाफ ही किया जाता है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी जातियों के वोट बैंक को साधने में जुटी हुई है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता लगातार रैलियों और जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। इसी क्रम में पूर्व कैबिनेट मंत्री राम अचल राजभर ने समाजवादी पार्टी भाईचारा सम्मेलन को संबोधित किया। कार्यक्रम में राम अचल राजभर ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 2022 में बीजेपी सत्ता में नहीं आएगी। राम अचल राजभर ने आगे कहा कि ये सरकार महंगाई, लूट, हत्या और डकैती वाली सरकार है। बीजेपी को जनता अब समझ गई है। अपना दल के अल्पसंख्यक मंच के प्रदेश अध्यक्ष अहमद खां मसूरी रविवार को झांसी पहुंचे। पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जबरदस्त स्वागत किया। इस दौरान अहमद खां मसूरी ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि उनकी पार्टी ने झांसी, बांदा, जालौन और ललितपुर की 5 सीटें मांगी है, जिसमें बांदा जिले की बबेरू और नरैनी, झांसी की मऊ रानीपुर, ललितपुर की महरौनी और जालौन में उरई सीट शामिल है। अहमद खां मसूरी के मुताबिक इन सभी सीटों पर पार्टी संगठन की अच्छी तैयारी है। जिन सीटों पर पार्टी को टिकट मिलेगा, पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी। यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए छोटे दलों ने भी राजनीतिक हुंकार भरना शुरू कर दिया है। यूपी की सत्ता पर काबिज बीजेपी हो या समाजवादी पार्टी हो, इसी कड़ी में अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल रविवार को आजमगढ़ दौरे पर पहुंची, जहां वो जिले के सगड़ी विधानसभा में आयोजित विजय संकल्प जनसभा में शामिल हुई। अनुप्रिया पटेल का उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस कार्यक्रम में अनुप्रिया पटेल ने जातीय जनगणना का भी राग अलापा। उन्होंने कहा कि अपना दल जातीय जनगणना के पक्ष में है।
सदन में कानून बनाने वाले विधायक ही जब नियमों का उल्लंघन करें तो सोचिए जनता में कैसा संदेश जाएगा। इस कड़ी में अब फतेहाबाद विधानसभा से विधायक जितेंद्र वर्मा का भी नाम जुड़ गया है। उनका एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें जितेंद्र वर्मा ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाकर बस चलाते नजर आ रहे हैं। बस चलाने में सीट बेल्ट लगाना और कमर्शियल लाइसेंस का होना जरूरी होता है, लेकिन विधायक ने इन दोनों ही बातों की परवाह नहीं की। और अब खबरें उत्तराखंड चुनाव से जुड़ी। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत प्रदेश भर में बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन करने जा रहे हैं, जिसमें प्रदर्शन, पदयात्रा, उपवास और पुतले जलाए जाने के कार्यक्रम शामिल हैं। हरीश रावत के मुताबिक उत्तराखंड में भ्रष्टाचार अपने चरम पर है, जिसके विरोध में कांग्रेस सड़क पर विरोध करेगी। 18 दिसंबर से शुरू होने जा रहे कांग्रेस के इस अभियान को बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा का जवाब माना जा रहा है। कांग्रेस उत्तराखंड में 18 दिसंबर से महंगाई, भ्रष्टाचार जैसे मामलों पर विरोध प्रदर्शन करने जा रही है। इस पर अब औद्योगिक विकास मंत्री गणेश जोशी ने पलटवार किया है। गणेश जोशी ने हरीश रावत को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरते हुए कहा कि हरीश रावत को ये देखना चाहिए कि उनकी सरकार में किस तरह का भ्रष्टाचार हुआ था और सरकार पर कितने भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। गणेश जोशी ने आगे कहा कि भ्रष्टाचार पर बीजेपी की सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। कोई भी उनकी सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकता। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की देहरादून में होने वाली रैली को कामयाब बनाने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं ने तैयारी शुरू कर दी है। इसी सिलसिले में पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। यशपाल आर्य ने कहा कि देश और प्रदेश की जनता बीजेपी सरकार से पूरी तरह त्रस्त हो चुकी है। महंगाई की मार ने भी जनता को परेशान कर दिया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रविवार को हल्द्वानी के रामलीला मैदान पहुंचे। हल्द्वानी में सीएम धामी ने मेरा सुझाव मेरा चुनाव नाम से एलईडी रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस एलईडी रथ को 29 विधानसभा सीटों के लिए रवाना किया गया है। इस रथ के जरिए सरकार सीधे जनता से सुझाव लेगी। इन सुझावों को बीजेपी के घोषणा पत्र में शामिल किया जाएगा। इस रथ के जरिए ही बीजेपी की सरकार पिछले 5 साल के विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच जा रही है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल कल उत्तराखंड के काशीपुर में जनता के लिए अपनी चौथी गारंटी की घोषणा कर सकते हैं। काशीपुर पहुंचने के बाद अरविंद केजरीवाल रामलीला मैदान में एक बड़ी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसकी जानकारी आम आदमी पार्टी के कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष दीपक बाली ने दी। अब तक अरविंद केजरीवाल ने 3 गारंटी घोषित की है, जिसमें 300 यूनिट बिजली मुफ्त, 5,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता और मुफ्त तीर्थ यात्रा शामिल है। और अब खबरें पंजाब चुनाव की। पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत बादल को बठिंडा में ठेका कर्मचारियों के विरोध का लगातार सामना करना पड़ रहा है। रविवार को भी ठेका कर्मचारियों ने मनप्रीत बादल की बैठक का विरोध किया, जिसके बाद पुलिस ने 2 दर्जन से भी अधिक कर्मचारियों को हिरासत में ले लिया। ठेका कर्मचारियों की मांग है कि अलग अलग विभागों में काम कर रहे कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए। जब तक मांगे पूरी नहीं होती, इसी तरह का घेराव जारी रहेगा। पंजाब में आम आदमी पार्टी, शिरोमणि अकाली दल और कांग्रेस के बीच वार पलटवार का दौर जारी है। अब शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल ने अवैध खनन के मुद्दे पर सीएम चन्नी को घेरा है। सुखबीर बादल ने तंज कसते हुए कहा कि पंजाब में सबसे बड़ा रेत माफिया चरणजीत सिंह चन्नी है। रेप के मुद्दे पर सुखबीर बादल ने केजरीवाल को भी घेरा। बोले, पिछले साल सबसे ज्यादा बलात्कार दिल्ली में हुए। चुनाव नजदीक आते ही पंजाब में कांग्रेस सरकार का विरोध बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन तेज होते जा रहे हैं। चाहे ठेका कर्मचारियों का मसला हो या फिर भट्टा मजदूरों का मुद्दा हो, सरकार चारों तरफ से घिरती दिख रही है। रविवार को भी पंजाब खेत मजदूर यूनियन के 7 जत्थेबंदियों ने रामपुरा फूल रेलवे स्टेशन पर धरना दिया। मजदूर यूनियन की मांग है कि भट्टा मजदूरों को उनकी वर्दी और सही मेहनताना दिया जाए।
पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सियासत अपने चरम पर है। आम आदमी पार्टी के सुनाम से विधायक अमन अरोड़ा ने अध्यापकों पर हुए लाठीचार्ज के मुद्दे पर सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि चाहे पंजाब सरकार ने अध्यापकों पर हुए लाठीचार्ज पर जांच के आदेश दे दिए हैं, लेकिन ये सरासर गलत है कि हक मांगने वालों को पीटा जाए। अमन अरोड़ा ने रेत के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा। 5 साल में सरकार को यही नहीं पता चला कि कहां से रेत माफिया काम कर रहा है। पंजाब में चुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोपों का दौर जारी है। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी के विधायक कुलतार सिंह सांधवा ने कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि दोनों दलों ने अब तक नशे के मुद्दे पर कोई काम नहीं किया। इस दौरान कुलतार सिंह ने नवजोत सिंह सिद्धू पर भी तंज कसते हुए कहा कि अब तो पंजाब में उन्हीं की सरकार है, अब तो उन्हें कोई कार्रवाई करनी चाहिए। और अब खबरें गोवा चुनाव की। बीजेपी गोवा की सत्ता में बने रहने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। एक तरफ बीजेपी अपने विरोधियों पर हमला कर रही है और दूसरी तरफ वो अपने विकास कार्यों के प्रचार प्रसार में भी लगी हुई है। रविवार को गोवा बीजेपी के अध्यक्ष सदानंद तावड़े और स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे ने स्वावलंबन स्कीम के लाभार्थियों से मुलाकात की। गोवा बीजेपी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। कहा, इतनी बड़ी संख्या में लोगों का आना दिखाता है कि गोवा में बीजेपी लोगों से कितनी जुड़ी है। गोवा में अगले साल ही विधानसभा का चुनाव है। इस बार सभी पार्टियों के साथ तृणमूल कांग्रेस भी चुनाव में हिस्सा ले रही है। टीएमसी के अध्यक्ष ममता बनर्जी रविवार से 2 दिन के गोवा दौरे पर हैं। 14 दिसंबर को पणजी में एक जनसभा को संबोधित करेंगी। ममता बनर्जी पहले ही ऐलान कर चुकी हैं कि उनकी पार्टी गोवा की सभी 40 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अपने इस दौरे में ममता बनर्जी कई पत्रकारों से मुलाकात करेंगी। गोवा में बीजेपी और टीएमसी एक दूसरे पर लगातार चुनावी हमले कर रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष ने रविवार को टीएमसी पर निशाना साधते हुए कहा, हर परिवार एक महिला सदस्य को 5,000 रुपए देने का टीएमसी का वादा झूठा है और टीएमसी का गोवा में वही हाल होगा जो उनका त्रिपुरा में हुआ है। दिलीप घोष ने आगे कहा कि टीएमसी ने अब तक गोवा में रोजगार के ऊपर कोई वादा नहीं किया है। गोवा में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी ने गोवा में सरकार बनने पर मुफ्त बिजली और महिलाओं के लिए कई वादे किए हैं, तो वहीं गोवा के रण में उतर चुकी टीएमसी ने महिलाओं के लिए सीधे कैश ट्रांसफर सिस्टम की घोषणा की है। टीएमसी के इस चुनावी वादे पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि गोवा को अब भगवान ही बचाए। गोवा विधानसभा चुनाव में केजरीवाल की पार्टी भी हिस्सा ले रही है। आम आदमी पार्टी लगातार गोवा में अपने दिल्ली मॉडल को दिखाकर खुद को बेहतर साबित करने की कोशिश कर रही है। आम आदमी पार्टी की गोवा इकाई ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर कहा कि गोवा को अच्छी और संवेदनशील सरकार मिलनी चाहिए और अब वक्त आ गया है कि जब गोवा को ऐसी सरकार मिले। इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.